नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज में आज 8 नंबर चैप्टर फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति को शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा दिया था, ये दिया था रूसो ने। रूसो 1712 से 1778 प्रजातंत्र का समर्थन करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का अधिकार प्रजातंत्र ही दे सकता है और नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग भी प्रजातंत्र में ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है, तो इनमें से कौन सी है जो रूसो की नहीं है? तो सबसे पहली है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो रूसो की है। दूसरे नंबर पर है ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस। तो ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस है, ये जो है रूसो की नहीं बल्कि वाल्टेर की है। तो वाल्टेर की होगी दूसरे नंबर, जो रूसो की नहीं है। तीसरे नंबर पर है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड माइंड्स, ये भी रूसो की है। और एमिल एमिल भी है जो रूसो की है। तो इसमें पूछा है रूसो की कौन सी नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस की रचना वोल्टेयर ने की थी। रूसो की अगर अन्य प्रमुख कृतियों की ओर बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, द कन्फेंसेंस, स्वीकारोक्ति और जूलिया न्यू हेलोइज उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जैकोबिन नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का शासन समाप्त हो गया? तो कौन से वो जैकोबिन दल के नेता थे जिनकी मृत्यु के साथ ही फ्रांस में आतंक जो है आतंक का शासन समाप्त हुआ था? तो वो थे रोबोस्पेर। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 27 जुलाई 1794 को रोबोस्पेर के खिलाफ लोगों ने अत्याचारी का नारा नाश हो, तानाशाही का नाश के नारे लगाए व उसे गिरफ्तार कर लिया। 28 जुलाई 1794 ईस्वी को रोबोस्पेर को गिलोटिन कर दिया। इस घटना को थर्मोडोरियन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग में जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वित्त मंत्रियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनकी अवधि दे रखी है कि कौन से वित्त मंत्री का अवधि क्या थी, किस समय वो वित्त मंत्री रहे थे। तो सबसे पहला नाम आता है तुर्गो का। तुर्गो जो 1774 से 1776 तक वित्त मंत्री रहे, तो ये सत्य है। दूसरे नंबर पर नाम है नेकर का। नेकर है जो 1776 से 84 तक रहे, यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है केलोन। केलोन जो 1783 से 1787 तक रहे, यह भी सत्य है। और चौथे नंबर पर है ब्रेन। ब्रेन है जो 1772-73, तो ये 1772-73 में नहीं बल्कि 1787-88 में वित्त मंत्री रहे थे। तो इनका जो कार्यकाल है ये गलत है। तो इसमें असुमेलित यानी सुमेलित नहीं है, वही पूछा है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ब्रीन या ब्रियन का कार्यकाल 1 मई 1787 से 25 अगस्त 1788 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री मुक्त व्यापार की नीति अनुपालना का सुझाव दिया था? तो कौन से वित्त मंत्री थे जिन्होंने अ, मुक्त व्यापार नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था? तो वो वित्त मंत्री थे तुर्गो। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तुर्गो ने फ्रांस तुर्गो न फ्रांस दिवालिया हो, न ही फ्रांस में करों की वर्दी हो और न ही हमें बाह्य ऋण लेना पड़े। तुर्गो ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी जो कि असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 से 1791 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया था, तो इनमें से कौन सा सुधार है जो राष्ट्रीय संविधान सभा जो थी जिन्होंने 1789 से 1791 तक कार्य किया था, उसके द्वारा कौन सा क्रियान्वित नहीं किया गया? तो मानव अधिकारों की घोषणा राष्ट्रीय संविधान सभा के द्वारा की गई थी। विभाग और कम्यून में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन किया था। चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत है जो इसके द्वारा नहीं की गई थी, तो इसके द्वारा जो क्रियान्वित नहीं किया गया। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संविधान सभा 5 मई 1789 से 30 सितंबर 1791 में बुलाई गई, जिसमें प्रमुख घोषणाएं निम्न प्रकार है। शक्ति का केंद्रीकरण राज्य और जनता के हित में हो, सामंतवाद और विशेषाधिकारों का अंत हो, राज्य की जनता को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन है जो जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था? तो फ्रांस में दो दल बने हुए थे, एक जैकोबिन और दूसरा टेरोरिस्ट। तो इनमें से जो
मारा दांतो और रोबेस्पियर, ये तीनों है जो जैकोबिन पार्टी से संबंधित है, लेकिन जो मैडम रोल है ये ज़ेरोनिस्ट दल की सदस्य थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति से संबंधित जैकोबिन पार्टी एक उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा वाली पार्टी थी। इसके प्रमुख नेता निम्नलिखित है, जिनमें मारो दांतो तथा रोबेस्पियर थे। अन्य दल जो ज़ेरोनिस्ट था, जिसके प्रमुख नेता मैडम रोला, ब्रिसेट, कोंडारसे और बुंजो इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दे रखे हैं, तो इन दोनों वक्तव्यों में से हमें बताना है कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। तो सबसे पहला कथन दे रखा है कि राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 95 ने अनाज की कीमत तय की, यह सत्य है। राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 से 91 की तुलना में राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 95 की संरचना निम्न वर्गीय थी, तो यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 20 सितंबर 1792 ईस्वी को कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस कन्वेंशन ने निम्न कार्य किए: राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की, दास प्रथा की समाप्ति की, माप तोल की नई मैट्रिक प्रणाली अपनाई गई और आवश्यक सामग्रियों के मूल्य निर्धारित किए गए। लुई 16वें को 16 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान से आशय क्या है? तो थर्मिडोरियन प्रक्रिया से क्या आशय है? तो आतंक के शासन की समाप्ति को थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति किसके विरुद्ध नहीं थी? तो इनमें से जो फ्रांस की क्रांति किसके विरुद्ध नहीं थी? पुरातन व्यवस्था के विरोध में थी, निरंकुश राजतंत्र की अव्यवस्थाओं के खिलाफ थी, फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था के खिलाफ थी, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं थी। तो ब्रिटिश सरकार से इसका कोई लिंक नहीं था। फ्रांस की जो क्रांति है पुरातन व्यवस्था के विरोध में थी, निरंकुश राजतंत्र की अव्यवस्थाओं के खिलाफ थी और फ्रांस की आंतरिक व्यवस्था के खिलाफ थी। तो किसके विरुद्ध नहीं थी? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति किसी बाहरी शक्ति के विरुद्ध नहीं थी, यह क्रांति निम्नलिखित के विरुद्ध थी: पुरातन व्यवस्था के विरोध में, निरंकुश राजतंत्र की अव्यवस्था के खिलाफ और यह कुलीनों के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? यह कथन दे रखा है, यह कथन किसका है? कथन क्या है कि फ्रांस की क्रांति मूलतः फ्रांस की निरंकुश शासन व्यवस्था तथा तत्कालीन दोषपूर्ण सामाजिक अवस्था, विशेषाधिकारों व नौकरशाही के विरुद्ध थी। तो यह कथन है जे स्वेन का। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंत युद्ध करते थे, पादरी पूजा करते थे तथा जनता कर देती थी, यह कथन किसके बारे में है? तो यह कथन है फ्रांस के बारे में, कि यहाँ पर सामंत जो थे वो युद्ध करते थे, पादरी लोग पूजा करते थे और जनता उन्हें कर देती थी। तो यह फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो फ्रांस की क्रांति के कारण थे। तो इसमें से फ्रांस की क्रांति का कारण कौन कौन से थे? पहला, विशेषाधिकार युक्त वर्ग का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, यह सत्य है। पुरातन शासन व्यवस्था, तो पुरातन शासन व्यवस्था, न्याय एवं कानून में एकरूपता का अभाव, अधिकारहीन वर्ग की शोचनीय दशा। तो ये जो चारों ये जो कथन है ये फ्रांस की क्रांति के कारण थे। तो 1, 2, 3 और 4 चारों इसके राइट होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और राजनीतिक त्रुटियों ने सारे ब्रह्मांड को एक आंसू की घाटी बना डाला, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है कि धर्म और राजनीतिक त्रुटियों ने सारे ब्रह्मांड को एक आंसू की घाटी बना डाला? तो यह कथन है हॉलबेस का। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हॉलबेस भौतिकवादी थे, उनका कहना था कि लोगों की समस्त कठिनाइयों का कारण धर्म और राजनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ, कानून की आत्मा किसने लिखी? तो कानून की आत्मा यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी मोंटेस्क्यू के द्वारा। मोंटेस्क्यू 1689 से 1755 निरंकुशवाद के विरुद्ध थे। स्पिरिट ऑफ द लॉ में उन्होंने राजा के देवी अधिकारों के सिद्धांत को और पुरातन संस्थाओं की पवित्रता के दावे का खंडन किया है। इन्होंने शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम वर्ग कौन सी एस्टेट का प्रतिनिधित्व करते थे? तो मध्यम वर्ग जो तृतीय एस्टेट है, यहाँ पर 3 एस्टेट बनी हुई थी, फ्रांस के समाज में 3 भागों में बांटा हुआ था। तो मध्यम वर्ग और जो जनता है वो तीसरे एस्टेट, तृतीय एस्टेट में का प्रतिनिधित्व थी। फ्रांस में समाज 3 भागों में बंटा हुआ था, जिसे आस्या रेजिया कहा जाता था। प्रथम एस्टेट जिनमें पादरी, कलर्जी और विशिष्ट अधिकारी युक्त वर्ग,
जिनमें आर्क बिशप और बिशप शामिल थे। द्वितीय एस्टेट में इसमें कुलीन लोग थे, शस्त्रधारी और वस्त्रधारी। और तृतीय एस्टेट जिनमें कृषक, मध्यम वर्ग, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वकील आदि थे। 94% जो जनसंख्या इसी तृतीय एस्टेट का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकारों ने किसे गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल कहा? तो गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल किसे कहा था? तो यह कहा था लुई 14वें को। तो लुई 14वें को जो लुई 16वें को जो गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल कहा था। लुई 16वां फ्रांस का शासक 1774 ईस्वी में बना। वह कहता था कि मेरा आदेश ही कानून है। इतिहासकारों ने इसे गोबर के ढेर पर खिला हुआ फूल कहा। इनको शिकार करने का वह ताले लोग ठीक करने का शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटे की रानी मैडम डेफिसिस्ट किसे कहा था? तो घाटे की रानी किसे कहा था? तो यह कहा था मेरी अंतवानेत को। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। लुई 16वें की पत्नी मेरी अंतवानेत जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी को घाटे की रानी कहा जाता है क्योंकि वह फिजूल खर्ची व असंवेदनशील महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनांस इन फ्रांस पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी नेकर के द्वारा। फ्रांस के द्वितीय वित्त मंत्री नेकर ने एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनांस इन फ्रांस नामक पुस्तक लिखी थी। फ्रांस का पहला बजट इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई 16वें ने स्टेट जनरल का अधिवेशन कब बुलाया? तो लुई 16वें ने जो स्टेट जनरल का जो अधिवेशन बुलाया था, यह अधिवेशन बुलाया था 5 मई 1789 को। लुई 16वें ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन 175 वर्ष बाद बुलाया था। इससे पहले स्टेट जनरल का जो अधिवेशन है वो 1614 में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कहने पर थर्ड एस्टेट ने अपने को नेशनल असेंबली घोषित किया था? तो यह अब्बासिया के कहने पर। थर्ड एस्टेट ने 17 जून 1789 को अब्बासिया की सलाह पर अपने को नेशनल असेंबली घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट शपथ को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो टेनिस कोर्ट की शपथ को जो मोनियर के द्वारा तैयार किया गया था। 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली में टेनिस कोर्ट पर एकत्र होकर जॉन वेली के नेतृत्व में एक साथ शपथ लेते हैं। इस शपथ को मोनियर द्वारा तैयार किया गया। इस घटना को हम टेनिस कोर्ट शपथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे थर्ड एस्टेट नामक पैम्पलेट किसने जारी किए थे? तो यह पैम्पलेट है जो अब्बासिया के द्वारा जारी किए गए थे। वे थर्ड एस्टेट नामक पैम्पलेट अब्बासिया ने जारी किए थे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की ओर से भेजी गई सेना का नेतृत्व लाफायते द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक आप हमें बंदूक की नोक से नहीं हटाते। यह कथन किसका है? तो यह कथन मिराबो ने दिया था कि हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक आप हमें बंदूक की नोक से नहीं हटाते। फ्रांसीसी क्रांति के अलार्म मिराबो ने राजा के प्रतिनिधि प्रतिनिधि डे ब्रेजे के सामने कहा था कि हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक आप हमें बंदूक की नोक से नहीं हटाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्टिल दुर्ग का पतन कब हुआ? तो बास्टिल दुर्ग का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल दुर्ग का पतन हुआ जिसे फ्रांस की क्रांति का आगाज हुआ। लुई 16 ने पूछा कि क्या यह विद्रोह है? तब मंत्री डेलियाकून ने कहा था कि नहीं, यह क्रांति है। पेरिस को क्रांति का केंद्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस में सामाजिक क्रांति कब हुई? तो फ्रांस में सामाजिक क्रांति 4 अगस्त 1789 को हुई थी। 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में सामाजिक क्रांति हुई। जुलाई में किसानों ने विशेषाधिकार प्राप्त सामंतों के विरुद्ध विद्रोह किया जिसे ग्रेट फियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में पुरुष एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र कब लागू हुआ? तो फ्रांस में पुरुष एवं नागरिकों के जो घोषणा पत्र लागू हुआ था यह हुआ था 26 अगस्त 1789 को। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पुरुष एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र फ्रांस में 26 अगस्त 1789 को लागू हुआ। यह अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से तथा रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित था। इसमें कुल 17 घोषणाएं थी जो लाफायते द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नोट, बी BSER जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक आती है
कक्षा 11 की तथा जैन एंड माथुर अ, में पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र 27 अगस्त 1789 को लागू होना बताया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में पुरुष एवं नागरिकता के अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में किसने कहा था कि कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन की विजयों से ज्यादा प्रभावी है। तो यह बात किसने कही थी कि कागज का यह जो टुकड़ा ये नेपोलियन की विजयों से ज्यादा प्रभावी है। तो यह कहा था एक्टन ने। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट है। कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन की विजयों से ज्यादा प्रभावी हुआ। यह कथन एक्टन ने फ्रांस में पुरुष एवं नागरिकों का घोषणा पत्र के लिए कहा था। इसे आधुनिक युग की एंजिल भी कहा जाता है। इस घोषणा में महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर 1789 को किस महिला के नेतृत्व में वर्साई महल तक महिला मार्च हुआ था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था महिला मार्च का, जो 5 अक्टूबर 1789 को वर्साई महल तक हुआ। तो इसका नेतृत्व किया था ओलंपस द गूंज के द्वारा। 5 अक्टूबर 1789 को ओलंपस द गूंज नामक महिला के नेतृत्व में वर्साई के महल तक महिला मार्च हुआ और नारा दिया, हमें रोटी दो। इनके रोटी मांगने पर मेरी अंतोनेट ने कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली एनए के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे। सही समूह की सहायता से कूट का चयन कीजिए। तो नेशनल असेंबली के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। इनमें बास्टिल दुर्ग का पतन, सामाजिक क्रांति, अधिकारों का घोषणा पत्र और चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। तो ये चारों ही जो कार्य ये नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए थे। तो चारों ऑप्शन है जो इसके सही होंगे, 1, 2, 3 व 4। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेशनल असेंबली द्वारा किए गए अन्य कार्य, महिला मार्च, फ्रांस का संविधान लागू और अन्य वित्तीय कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ था। तो फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान है जो 3 नवंबर 1791 को लागू हुआ था। 14 जुलाई 1787 को बास्टिल के पतन के बाद संवैधानिक समिति का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य तीनों सदनों से लिए गए और संविधान का निर्माण हुआ। 3 नवंबर 1791 को यह लागू हो गया, जो कि फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान था। मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में कागजी मुद्रा असिंगनेट का प्रारंभ किया गया था। तो फ्रांस में जो कागजी मुद्रा का प्रारंभ किसने किया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। लेजिस्लेटिव असेंबली 1 अक्टूबर 1791 से 20 सितंबर 1792 के प्रमुख वित्तीय कार्य। इन्होंने कौन कौन से वित्तीय कार्य किए। तो पहला, कागजी मुद्रा असिंगनेट को प्रारंभ किया, राज्यों को कई भागों में बांटा, विभाग, प्रांत 83, कैंटन यानी कि जिला 374, कंपन यानी कि स्थानीय क्षेत्र जो 44,000 से भी अधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्थापित होने वाला पहला क्लब कौन सा था। तो फ्रांस में जो पहला क्लब स्थापित हुआ था वह था ब्रिटेन क्लब। फ्रांस में स्थापित होने वाला पहला क्लब ब्रिटेन क्लब था, जो 1789 ईस्वी में बना था। इसके सदस्य नियमित रूप से पेरिस जेकब चर्च में फ्रेंड सोसाइटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सदस्य के रूप में मिलते थे। यह क्लब बाद में 1791 में जेकब क्लब बन गया। इनका प्रारंभिक उद्देश्य फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित वरेन की उड़ान का मामला कब सामने आया। तो यह जो 20 जून 1791, 3 नंबर ऑप्शन। फ्रांस के शासक लुई 16वें व रानी अंतवानेत ने 20 जून 1791 की रात को पलायन किया, लेकिन वो वरेन नामक गांव में पकड़ लिए गए और पेरिस वापस लाए गए। इस घटना के कारण ही जेकब क्लब का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। जेकोबिन जो मूल थे और दूसरा जो इसका पार्ट बना वो था फैया क्लब। जेकोबिन क्लब के लोग गणतंत्रात्मक शासन के पक्षपाती थे, जबकि फैया क्लब के लोग संवैधानिक राजतंत्र के हिमायती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोदिस्त के विषय में सही कथन क्या है। तो जीरोदिस्त के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। पहला, इनका प्रमुख नीति संचालक ब्रिसेट था, इसलिए इनको ब्रिसेटिस्ट भी कहा जाता है। दूसरा, ये जिरोंत प्रांत में मिलते थे, इसलिए जीरोदिस्त दल कहलाया, यह भी सही है। यह जैकोबिन क्लब का ही एक भाग था, तो यह भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
रानी मेरी अंतोनेट ने कब फ्रांस का राजतंत्र बचाने की अपील यूरोपीय देशों से की थी? तो यह की थी जुलाई 1791 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। रानी अंतोनेट ने जुलाई 1791 में पडुआ नगर में अपील की, यूरोपीय देशों से अपील की कि और कहा कि फ्रांस का राजतंत्र बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिलनेज घोषणा कब हुई? तो पिलनेज घोषणा जो 27 अगस्त 1791 को हुई थी। मेरी अंतोनेट के द्वारा फ्रांस के राजतंत्र की रक्षा की अपील सुनने के बाद ऑस्ट्रिया प्रसा ने पिलनेज घोषणा 27 अगस्त 1791 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रुंसविक की घोषणा कब हुई थी? तो ब्रुंसविक की जो घोषणा ये 25 जुलाई 1792 को हुई थी। 25 जुलाई 1792 ऑस्ट्रिया व प्रसा के संयुक्त सेनापति जो कि ब्रुंसविक का ड्यूक था ने घोषणा की थी कि अगर राज परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पेरिस की जनता की होगी और हम पेरिस में आग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुस्साहस करो, अत्यधिक दुस्साहस करो और दुस्साहस करो। यह किसने कहा था? तो यह कहा था दांतों ने कि दुस्साहस करो, अत्यधिक दुस्साहस करो और दुस्साहस करो। कम्यून के शासन में दांतों ने कहा कि अब हमें आतंक की नीति अपनानी चाहिए और कहा दुस्साहस करो, अत्यधिक दुस्साहस करो और दुस्साहस करो। इसका परिणाम निकला कि 2 से 6 सितंबर 1792 को राजा के समर्थकों की हत्याएं हुई, इसलिए इसे सितंबर हत्याकांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मी का युद्ध कब हुआ था? तो वाल्मी का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 20 सितंबर 1792 को। 20 सितंबर 1792 को वाल्मी का युद्ध हुआ था जिसमें प्रसा की सेना फ्रांस की सेना से हार गई। बाद में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को भी हराया तथा बेल्जियम पर भी कब्जा कर लिया। रोजेट दी लाइल ने मोर्सिले गीत लिखा जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सम्मेलन की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 20 सितंबर 1792 को। नेशनल कन्वेंशन की पहली बैठक 20 सितंबर 1792 को हुई जिसमें राजतंत्र को समाप्त किया। 20 सितंबर को दूसरे प्रस्ताव द्वारा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा मरेगा तभी राज्य बचेगा। यह किसने कहा था? तो यह कहा था रोबोस्पेयर ने। रोबोस्पेयर ने कहा कि राजा मरेगा तभी राज्य बचेगा। दिसंबर 1792 में लुई सोलवे के खिलाफ अभियोग आरंभ किया और राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड की सजा सुना दी। इस सजा पर जीरोंदिस्ट ने दया की मांग की, वे जैकोबिन मृत्युदंड के पक्ष में थे। तब रोबोस्पेयर ने कहा था कि राजा मरेगा तभी राज्य बचेगा। अतः 21 जनवरी 1793 को राजा को पेरिस के चौराहे पर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस चिरंजीवी रहे, यह किसने कहा था? तो फ्रांस चिरंजीवी रहे यह कथन कहा था लुई सोलवे ने। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 21 जनवरी 1793 को जब लुई सोलवे को फांसी पर चढ़ाया गया तब उसने कहा कि फ्रांस चिरंजीवी रहे। अब से फ्रांस में 2 सरकारें काम करने लगी। पहली जो पेरिस के कम्यून की सरकार थी जैकोबिन समर्थन वाली, और दूसरी कन्वेंशन की सरकार जो जिरोंदिस्ट के समर्थन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजर ऑफ डिफेंस एंड विक्ट्री किसकी उपाधि थी? तो ऑर्गेनाइजर ऑफ डिफेंस एंड विक्ट्री जो ये उपाधि है ये कार्नो की उपाधि थी। फ्रांस के रक्षा मंत्री कार्नो ने प्रथम यूनियन इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया, स्पेन, हॉलैंड, सार्डिनिया और पुर्तगाल की सेना को पराजित किया। कार्नो की उपाधि ऑर्गेनाइजर ऑफ डिफेंस एंड विक्ट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के शासन संचालन हेतु किसने 3 समितियां गठित की? तो फ्रांस के शासन संचालित हेतु जैकोबिन ने जो 3 समितियों का गठन किया था। मारा के नेतृत्व में जीरोंदिस्ट का दमन हो गया। इसके बाद पेरिस कम्यून व नेशनल कन्वेंशन की सरकारों पर जैकोबिन माउंटेनिस्ट का वर्चस्व हो गया तथा इन्होंने 3 समितियां बनाई। 3 समितियां कौन सी थी? जनता की सुरक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति और क्रांतिकारी न्यायाधिकरण। इन तीनों समितियों के काल को आतंक का काल, रेन और टेरर कहते हैं। इसे फर्स्ट व्हाइट टेरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में आतंक का राज्य कब शुरू हुआ? तो फ्रांस में आतंक का राज्य 5 सितंबर 1793 को। फ्रांस ऑफ पीपल समाचार पत्र किसने जारी किया? तो यह जो समाचार पत्र है मारा के द्वारा जारी किया गया था। फ्रांस ऑफ पीपल नामक समाचार पत्र मारा ने निकाला था
13 जुलाई 1793 को जीरोंद महिला द्वारा मारा की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद कम्यून की शक्तियां एबर हेबर्ट के पास आ जाती है, जो कि अत्यधिक क्रूर था। 16 अक्टूबर 1793 को मेरी अंतोनेट को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अपराध हो रहे हैं? यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था मादाम रोला ने। मादाम रोला ने कहा कि हे स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अपराध हो रहे हैं, ऐसा मादाम रोला ने कहा था। 8 नवंबर 1793 को इनको भी गिलोटिन चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे नाम की सत्ता नष्ट करने से अगर फ्रांस आजाद हो तो कर देनी चाहिए। यह बात किसने किसने कही थी? तो यह कहा था दांतो ने। यह कथन दांतो ने कहा था कि अगर मेरे नाम की सत्ता नष्ट करने से अगर फ्रांस आजाद हो तो कर देनी चाहिए। रोबोस्पेयर व सेंट जस्ट ने मिलकर 5 अप्रैल 1794 को दांतों को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडोरियन प्रक्रिया कहा जाता है। तो थर्मोडोरियन प्रक्रिया किसे कहा जाता है? तो थर्मोडोरियन प्रक्रिया जो रोबोस्पेयर को गिलोटिन पर चढ़ाने की जो घटना है उसे थर्मोडोरियन प्रक्रिया कहा गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 27 जुलाई 1794 को रोबोस्पेयर के खिलाफ लोगों ने अत्याचारी का नाश हो, तानाशाही का नाश हो के नारे लगाए। वह गिरफ्तार कर 28 जुलाई 1794 को रोबोस्पेयर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस घटना को थर्मोडोरियन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके साथ ही आतंक का शासन है जो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कन्वेंशन के कार्यों को निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। तो नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से कार्य हैं, इनमें से जो सही है? तो पहला, अंग्रेजी कैलेंडर समाप्त करके फ्रांसीसी कैलेंडर कैलेंडर लागू किया था। तो यह बात सत्य है। दूसरा, फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। यह बात भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि माप तोल की विविधता को समाप्त कर दशमलव प्रणाली लागू की। तो तीसरा भी सत्य है। चौथा, सभी के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। तो यह भी सही है। तो नेशनल कन्वेंशन के द्वारा जो कार्य किए गए थे ये चारों ये कार्य जो बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर 1, 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेशनल कन्वेंशन 20 सितंबर 1792 से 95 ने उपयुक्त कार्य के अतिरिक्त निम्न कार्य किए। समस्त भूमि को छोटी जोत में विभाजन करके सामान्य जनता में बांट दिया। संपत्ति पर पुरुष व महिलाओं का अधिकार रखा। ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार का नियम समाप्त किया और लॉ ऑफ मैक्सिमम के तहत अनाज व अन्य वस्तुओं की कीमतें तय की गई। इसके अलावा अधिनियम पारित कर सभी जनता को नागरिकता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र के तीसरे वर्ष का संविधान कब लागू हुआ? तो गणतंत्र के तीसरे वर्ष का जो संविधान है ये 26 अक्टूबर 1795 को लागू हुआ था। फ्रांस में गणतंत्र के तीसरे वर्ष का संविधान 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी को लागू किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान है जिनमें है कि सार्वजनिक मताधिकार सीमित कर दिया गया। भूकर देने वाले व सैनिक ही मत दे सकते थे। विधानसभाओं को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला व्यवस्थापिका जिसके भी उपभाग थे और दूसरी कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी? तो यह बात कही थी लुई 15वें ने। लुई 15वें ने कहा था कि मेरे मरने के बाद जो प्रलय होगी। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। लुई 16वें ने कहा था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई और अंतोनेट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी थी विंसेंट क्रोनिन ने। विंसेंट क्रोनिन ने लुई और अंतोनेट नाम से पुस्तक लिखी थी। लुई और अंतोनेट नामक पुस्तक विंसेंट क्रोनिन ने लिखी। विंसेंट क्रोनिन लुई क्रांतिदर्शी सुधारक था और वह फ्रांस को आधुनिक बनाने के लिए प्रयत्नशील था तथा मेरी अंतोनेट बड़ी समर्पित मां, समाज सेविका एवं सुरुचि सुरुचि संपन्न महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी वाल्तेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। यह किसने कहा? यह कहा मादले ने। मादले ने कहा कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई 16वें के समय में निम्नलिखित वित्त मंत्रियों का कर्म बताए। तो लुई 16वें के समय वित्त मंत्रियों का कर्म पूछा है। कर्म वाइज वित्त मंत्री कौन थे? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा। तुर्गो जो 1774 क्षेत्र के मध्य
वित्त मंत्री रहे थे। इसके अलावा जो नेकर है जो 1776 से 81 तक रहे थे। इसके बाद फलेरी रहे थे। इसके बाद कैलोन रहे थे जो 1783 में वित्त मंत्री बने थे। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तुर्गो जो 1774 से 1776 ईस्वी के मध्य तुर्गो वित्त मंत्री रहा। नेकर 1776 से 1781 के मध्य व कैलोन जो 1783 से 1787 ईस्वी के मध्य अर्थमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? निम्नलिखित कथनों की सहायता से सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कूट दे रखे हैं कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से संबंधित है कि फ्रांस की क्रांति के क्या प्रभाव पड़े थे। तो पहला, फ्रांस की सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, यह सही है। लोकतंत्र का प्रसार हुआ, यह भी सही है। फ्रांस की क्रांति ने यह घोषणा की कि शासन जनता के लिए ही नहीं अपितु जनता द्वारा भी होना चाहिए, तो यह भी सत्य है। विश्व को राष्ट्रीयता की विचारधारा से अवगत कराया, तो चौथा भी सही है। तो चारों ऑप्शन है जो इसके राइट है। तो 1, 2, 3 और 4। फ्रांस की क्रांति के अन्य प्रमुख परिणाम जिनमें क्रांति ने प्रजातंत्र की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया, स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष अधिकार प्राप्त हो ऐसी मांग की जाने लगी, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता की भावना को जन्म दिया गया, न्यायपालिका में सुधार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं जो विद्वानों के द्वारा कहे गए थे। तो इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले यह विवेक की विजय है, यह बात कांट ने कही थी, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, विजय का वृक्ष लगाया गया, यह बात हेगल ने कही थी, यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि यह ऐसा समय है जिसमें जन्म लेना सौभाग्य व जीवित रहना स्वर्ग है, यह बात वर्डवर्थ ने कही थी, यह भी सत्य है। विश्व इतिहास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है, यह बात फोकस ने कही थी। तो विश्व फोकस ने यह नहीं कहा था कि विश्व इतिहास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि फोकस ने कहा था कि यह विश्व इतिहास की महानतम घटना है। तो विश्व इतिहास की महानतम घटना बताया था, ना कि सबसे महत्वपूर्ण दूसरी महत्वपूर्ण घटना। तो 4 नंबर है जो इसमें गलत होगा। तो गलत पूछा तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फोकस विश्व इतिहास की महानतम घटना है। हार्टर ने कहा था कि विश्व इतिहास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो विश्व इतिहास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना तो फोकस ने नहीं बल्कि हार्टर के द्वारा कहा गई थी। हार्टर ने एक और वक्तव्य दिया, कहा कि विश्व इतिहास की पहली सबसे महान घटना धर्म सुधार आंदोलन था। तो इन्होंने विश्व इतिहास की पहली महान घटना धर्म सुधार आंदोलन को बताया और दूसरी जो घटना ये फ्रांस की क्रांति को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित नहीं है। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में यहाँ पर भी कुछ कथन दे रखे हैं जो इसमें से बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला इसमें है कि इसे विश्व की क्रांति बताया, ये रैमजे मेयोर ने बताया था, सही है। एडमंड बर्क ने गैर जरूरी व निरर्थक बताया, यह भी सत्य है। रेंडोल ने फ्रांस की क्रांति जनतंत्र विरोधी थी, अप्रगतिशील व अराजकतावादी थी, यह बात रेंडोल के द्वारा कही गई, यह भी सत्य है। जब फ्रांस को जुकाम होता है तो यूरोप को छींक आती है, यह बात गूंच ने कही थी। यह गूंच ने नहीं बल्कि मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो यूरोप को छींक आती है। तो 4 नंबर जो इसका गलत होगा। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस को जुकाम होता है तो यूरोप को छींक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे खंडित होते हुए समाज में दुशासिक कार्य करने वाला बुद्धिमान कहा जाता है? तो किसे जो खंडित समाज में दुशासिक कार्य करने वाला बुद्धिमान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मिराबो को। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। मिराबो कहता है कि मैं पागल कुत्ता हूं, मुझे चुनो, मैं स्टेटस जनरल में जाकर निरकुशता को काट खाऊंगा और वह मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डेलियर क्लब की स्थापना किसने की थी? तो कार्डेलियर क्लब की स्थापना जो दांतों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारा तथा दमोली के साथ मिलकर 1790 में दांतों ने कार्डेलियर क्लब समाज की निम्न श्रेणी के लोगों का संगठन जो प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक थे की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल, अमीडू पीपुल का प्रकाशन किसने किया? तो यह किया था मारा के द्वारा। पेशे से चिकित्सक रहे मारा ने द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल का प्रकाशन किया। जीरोनिस्टों की भाषा में वह खून का प्यासा था। जीरोनिस्ट दल के सदस्य एक पुबर्टी कोड ने 13 जुलाई 1793 को स्नानागार में घुसकर मारा को मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैंथियन विद्रोह का संबंध है। तो पैंथियन विद्रोह का संबंध किससे है? राष्ट्रीय सभा से नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली से
इससे भी नहीं, राष्ट्रीय सम्मेलन से नहीं, डायरेक्टरी के शासन थे। तो जो पैंथियन विद्रोह का संबंध है ये डायरेक्टरी के शासन से संबंध है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1795-96 ईस्वी में हुआ पैंथियन विद्रोह डायरेक्टरी के अकुशल शासनकाल में हुए विद्रोह में सबसे प्रमुख था। अक्टूबर 1795 में गठित पैंथियन सोसाइटी ने एफएन वेवुफ के नेतृत्व में ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र द्वारा कट्टर विचारों का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्वान डील एस्प्रिट डेस लोइक्स 1746 द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक है, जिसमें इन्होंने विश्लेषण की तुलनात्मक पद्धति लागू की थी। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोंटेस्क्यू। 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू की रचना है। वोल्टेयर को प्रबोधन के युग का नेता, संपादकों का राजा, साहित्य का सम्राट, यूरोप का बौद्धिक देवता आदि संज्ञाओं से भी विभूषित किया जाता है। इनका मूल नाम फ्रांसवा मारी आर्वे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा जाता है। वाक्य किस कृति से संबंधित है? तो यह द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा जाता है। उक्त कथन रूसो की कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का है। रूसो के प्रसिद्ध कथन प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन का अभिप्राय आदिम जीवन की ओर लौटने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 की जुलाई क्रांति कहाँ हुई थी? तो 1830 की जो जुलाई क्रांति है यह फ्रांस के अंदर हुई थी। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के इतिहास से संदर्भ में यहाँ कुछ कथन दे रखे हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से सही है या कौन से गलत है। यहाँ पर कथन देखते हैं। सबसे पहला है कि यूरोप के आधुनिक राजनीतिक राष्ट्रवाद का उद्गम 1792 से 1795 के बीच हुआ, जब जैकोबिन्स ने देशवासियों द्वारा सभी नागरिकों पर लगाए गए कर्तव्यों पर जोर दिया था। तो यह बात सत्य है। दूसरा, प्रारंभिक राष्ट्रवाद आमतौर पर सांस्कृतिक रूप से सौम्य घटना थी, अपने लक्ष्यों में सकारात्मक और उसके दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रयास कर सकता है। यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती 25 वर्षों में राष्ट्रवाद के विचार ने अपना रचनात्मक और सहिष्णु चरित्र खो दिया और अन्य राष्ट्रों पर सांस्कृतिक श्रेष्ठता दिखाने लगा। तो यह बात है जो गलत है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा है जो गलत है। तो केवल 3, 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति से संदर्भित 2 कथन दे रखे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित यहाँ 2 कथन है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है कि दार्शनिकों के विचारों और फ्रांसीसी क्रांति के प्रकोप के बीच का संबंध दूरस्थ और अप्रत्यक्ष था। यह बात सत्य है। दूसरा, फ्रांस में क्रांति के दौरान इस्तेमाल किया गया दार्शनिकों का सिद्धांत अक्सर उन उपायों को न्यायोचित न्यायोचित ठहराता था जिसका स्वयं दार्शनिक विरोध करते थे। तो यह बात भी सत्य है, लेकिन ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? तो 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित जो घटना है वो है बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह है? तो वह है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी किसके द्वारा पारित किया गया था? तो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी है जो यह पारित किया गया था राष्ट्रीय सभा के द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 12 जुलाई 1790 को राष्ट्रीय सभा द्वारा पादरी वर्ग के लिए नया संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार धर्माधिकारियों को जनता के द्वारा चुना जाना तय किया गया। धर्माधिकारियों को वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाना तय किया गया। धर्माधिकारी राष्ट्रीय कानूनों के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। धर्माधिकारियों के विदेशी संबंध समाप्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति पूर्व फ्रांस में प्रतिनिधि सभा का क्या नाम था? तो क्रांति से पहले जो प्रतिनिधि सभा थी इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था स्टेटस जनरल। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सूचियां दे रखे हैं, इन दोनों सूचियों को हमें मिलान करना है। एक तरफ कुछ विद्वानों के नाम है और दूसरी तरफ जो उनके द्वारा कुछ रचनाएं दे रखी है जो हमें इन सूचियों का मिलान करना है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की जो रचना है, मोंटेस्क्यू की जो कृति है वो है स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो स्पिरिट स्पिरिट ऑफ द लॉज 3 नंबर, जो एक में 3 नंबर होगा। दूसरा रूसो, रूसो की जो कृति है वो है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वलिटी। तो ब में 4 होगा। तीसरा 6 नंबर, 6 में है कि एडमिट बर्क, एडमिट एडमिट बर्क की जो कृति है वो है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। और चौथे नंबर पर है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द में जो 2 नंबर होगा। तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के वित्त मंत्री नेकर द्वारा पहली बार प्रकाशित आय व्यय का विवरण को क्या कहा गया? तो इसे कौन रांदियो कहा गया था? 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के लुई 16वां का वित्त मंत्री नहीं था? तो लुई 16वें के वित्त मंत्री कौन नहीं थे इनमें से? तो तुर्गो, नेकर और कोलेन, ये तीनों हैं जो फ्रांस के लुई 16वें के वित्त मंत्री थे। क्रोपोटकिन जो है ये एक रूसी विद्वान थे, ना कि फ्रांस के वित्त मंत्री। तो ये रूसी विद्वान थे, एक रूस के विद्वान थे क्रोपोटकिन। तो 17वें में जो 1 नंबर आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस एक को महान योगदान मिला? तो रूसो के अध्ययन से किनको महान योगदान मिला था? तो यह मिला था फ्रांसीसी क्रांति को। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव नहीं होती। रूसो को क्रांति का मसीहा कहा जाता है। लियो गर्साय ने रूसो को क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी है, इन घटनाओं को हमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली जो घटना आती है वो है बोस्टिल का पतन। तो बोस्टिल का जो पतन हुआ था ये हुआ था जुलाई 1789 के अंदर। जुलाई 1789, जुलाई की दिनांक थी 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789 का जो बोस्टिल दुर्ग का पतन होता है। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय असेंबली का गठन। तो राष्ट्रीय असेंबली का गठन है जो 17 जून 1789 को होता है। तीसरे नंबर पर है फ्रांसीसी गणराज्य का गठन। फ्रांसीसी गणराज्य का गठन जो 1792 में होता है। और मानव के अधिकारों की घोषणा, तो मानव के अधिकारों की जो घोषणा है ये अगस्त 1789 में की गई थी। तो इनमें से 3 घटनाएं 1789 की है जो जून, जुलाई और अगस्त की है, और एक 1792 की। तो सबसे पहले इसमें आएगा राष्ट्रीय असेंबली का गठन जो जून 1789 की है। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा बोस्टल दुर्ग का पतन जो जुलाई 1789 की है। तीसरे नंबर पर आएगा मानव के अधिकारों की घोषणा जो अगस्त 1789 की है। और चौथे नंबर पर आएगा फ्रांसीसी गणराज्य का गठन जो 1792। तो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिम्प डे गोजेस 1748 से 93 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है कि उसने यह घोषणा की कि हालांकि नागरिकों के समान अधिकार होने चाहिए, फिर भी वह राज्य द्वारा समरूप सम्मान में हकदार नहीं है। तो यह कथन उसका नहीं है। दूसरा, जैकोबिन सरकार के समर्थक थी, तो यह भी गलत है। उसे राजद्रोह के लिए राष्ट्रीय सभा द्वारा जेल भेजा गया, यह भी गलत है। चौथा, उसने यह घोषणा की कि राष्ट्र महिलाओं और पुरुषों का संघ है। तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ओलिम्प डे गोजेज, ओलंपस द गूंज के नेतृत्व में 5 अक्टूबर 1789 को महिला मार्च हुआ था जिनका नारा था हमें रोटी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन ओलिम्प द गाउज के बारे में सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो ओलिम्प द गाउज के बारे में सही है? तो पहला, क्रांतिकारी फ्रांस में वह राजनीतिक रूप से सक्रिय सबसे अधिक महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी, तो यह सत्य है। दूसरा, वह पुरुष और नागरिक मैन एंड सिटीजन के अधिकारों में से एक थी, तो यह बात गलत है। उन्होंने महिला और नागरिक वुमेन एंड सिटीजन के अधिकारों की घोषणा की थी, तो ये बात सत्य है। तो 1 और 3 सही है और 2 गलत है। तो इसमें हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो पहला और तीसरा।
पहला और तीसरा 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजनीतिक सिद्धांतवादी फ्रांसीसी क्रांति का कट्टर विरोधी था? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो कट्टर विरोधी था वह था बर्क। रूसो ने कहा था कि मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड को मिल, शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था कॉरवी। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि मैं राजतंत्र के अवशेष अपने साथ ले जा रहा हूं? तो यह कहा था मिराबो ने। मिराबो ने कहा था कि मैं राजतंत्र के अवशेष अपने साथ ले जा रहा हूं। उक्त कथन मिराबो का है। मिराबो को फ्रांसीसी क्रांति का अलार्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है यह 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1785 में मेरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी? तो यह डायमंड हार में फंसी थी। फ्रांसीसी रानी मेरी एंटोनेट की क्रांति की पूर्व संध्या पर एक घोटाले में नाम होने की बात सामने आई थी। मेरी ने एक महंगे हीरे का हार प्राप्त करने के लिए क्राउन के जौहरी को धोखा देने का अपराध किया था। यह 1785 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को किसके रूप में जाना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों को जो जाना जाता है वो जाना जाता है केहियर्स डी डी डोलियोस। तो केहियर्स डी डोलियोस के रूप में जो फ्रांस की क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को जाना जाता है। फ्रांस के एस्टेट जनरल के चुनाव से पूर्व मतदाता अपने प्रतिनिधियों के लिए अपनी शिकायतों की सूची तैयार करता है। इसे शिकायती रजिस्टर या केहियर्स डी डोलियंस कहा जाता है। लेट्रेस डी केचेट फ्रांस के राजा तथा वित्त मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता था। इसमें ऐसे आदेश होते थे जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी। इनके जरिए मनमाने निर्णय लागू किए जाते थे। तो इसी के साथ ही आज के ये 87 क्वेश्चन के साथ फ्रांस की क्रांति का जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जिनका संबंध भी फ्रांस से ही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कल की क्लास होगी जो आप जरूर देखना। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।